हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिलेटेड टू इंडियन पीनल कोड। ऐसी ही एक वीडियो मैंने पहले चैनल पर अपलोड की हुई है जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस और टॉपिक्स का जिक्र किया था, और उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उस वीडियो का पार्ट 2। और दोस्तों, अगर आपको मेरी चैनल पर की गई मेहनत पसंद आ रही हो और चैनल का कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, सेक्शन 354 डील करता है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन से। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए कि कौन सा सेक्शन है आईपीसी का जो डील करता है विद रिगार्ड टू आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। ऑल्दो सेक्शन 354 में आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन डिफाइन नहीं है कि किस चीज को, किस एक्ट को बोला जाएगा, किस एक्ट के थ्रू वुमन की जो मॉडेस्टी है उसको आउटरेज किया गया है। पर एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश की है। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, सेक्शन 354 ए ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि डील करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिगार्डिंग। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 354 डी, जो कि बात करता है स्टॉकिंग से रिगार्डिंग। जैसे कि अगर आप ये कोशिश करें, जैसे आप कोई वुमेन है, वो अपनी कोचिंग से घर की तरफ जा रही है और आपका उसका पीछा करते हैं, जिससे कि आपको ये पता लग पाए कि वो कहाँ पर रहती है, या फिर आप बार बार ये कोशिश करते हैं कि आप उसका फोन नंबर एक्सट्रैक्ट कर पाए जिससे कि आपकी उससे बातचीत हो पाए, तो दोस्तों उसको स्टॉकिंग माना जाता है। और वो जमाना चला गया है जब हमें दिखाया जाता था कि एक आदमी नीचे खड़ा है, चाय पी रहा है और ऊपर से वुमेन है उसको देख रहा है, ताड़ रहा है। तो अब दोस्तों उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो कोई भी ऐसा एक्ट मत करिएगा। पर अगर आप इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसको स्टॉकिंग नहीं माना जाता, अगर आप बार बार नहीं भेज रहे हैं तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 359, जो कि डील करता है किडनैपिंग और एब्डक्शन से। मैंने किडनैपिंग और एब्डक्शन को इन डिटेल समझाया था जब इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं इंडियन पीनल कोड की प्लेलिस्ट में जाकर, क्रिमिनल लॉ की प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। किडनैपिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, एक होती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। अगर हम बात करें किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन की, तो अगर कोई मेल है जिसकी उम्र 16 साल से कम है और आप उसको उसके लॉफुल गार्जियन की जो कस्टडी है उससे दूर ले जाते हैं विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द लॉफुल गार्जियन, तो उसको किडनैपिंग माना जाता है। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें एज क्राइटेरिया है 18 साल से कम का। और अगर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया होती है, जैसे कि आपने एक बंदे को उठाया और उसको बाहर, इंडिया से बाहर भेज दिया बिना उसकी इजाजत लिए, बिना उसके कंसेंट के, तो उसमें एज कोई बैरियर नहीं है, वो मेजर के खिलाफ भी कमिट की जा सकती है और माइनर के खिलाफ भी। वहीं अगर हम बात करें एब्डक्शन की, एब्डक्शन एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। अगर आप कोई बंदा है और उसका बिना कंसेंट लिए आप उसको जोर जबरदस्ती करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जाते हैं, तो जितनी बार भी आप उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे बिना उसके कंसेंट लिए, तो वो एब्डक्शन माना जाएगा। और एक और बात आपको याद रखनी है कि एब्डक्शन पर से ऑफेंस नहीं है, खाली एब्डक्शन के साथ कुछ और ऑफेंस भी साथ में होना चाहिए, फिर उसको पीनलाइज किया जा सकता है। पर अगर हम बात करें एब्डक्शन पर से, तो वो पीनलाइज नहीं किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सेक्शन 375 की, रेप के रिगार्डिंग। आप जानती हैं रेप के बारे में ज्यादातर, पर आपको एक बात याद रखनी है। वो तो है, पहली बात तो है उसका सेक्शन 375, दूसरी बात है निर्भया का जो केस हुआ था 2012 में, उसके बारे में आपको बातें याद रखनी है। कौन कौन सी, कितने जजेस की बेंच बैठी थी जिसने जजमेंट दिया था, कितना समय लगा, कितनी बार मर्सी पिटीशन फाइल की गई थी, और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो हुआ था निर्भया का केस आने के बाद, उसके बारे में। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 378, जो कि डील करता है थेफ्ट। जब आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी की कस्टडी से बाहर ले जाते हैं बिना उसके कंसेंट के, तो उसको थेफ्ट माना जाता है। आपको एक बात याद रखनी है कि थेफ्ट जो है वो खाली मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कमिट किया जा सकता है, इमूवेबल के लिए नहीं किया जा सकता। और आप, अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है और आप उसके, अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके आप ओनर हैं, तो उस केस में भी आप थेफ्ट के लिए लायबल हो सकते हैं, बिकॉज थेफ्ट इज एन ऑफेंस पनिशेबल अगेंस्ट द पोजेशन, नॉट अगेंस्ट द ओनरशिप। जैसे कि अगर मैंने अपनी शर्ट दी है ड्राई क्लीन होने के लिए, पर मैं क्या कोशिश करता हूँ, उसको बोलता हूँ भाई साहब दिखाना जरा ड्राई क्लीन हो गई, वो मेरी शर्ट दिखाता है, रख देता है उसको टेबल पे, और मैं बिना पैसे दिए उस शर्ट को वहां से लेके रफू चक्कर हो जाता हूँ, तो उस केस में भी मैं थेफ्ट के लिए लायबल हो जाऊंगा, क्योंकि थेफ्ट इज एन ऑफेंस विच इज कमिटेड अगेंस्ट द पोजेशन, नॉट द ओनरशिप। तो ये बात आपको याद रखनी है।
दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 383 जो कि डील करता है एक्सटॉर्शन से। ये सेक्शन आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 390 जो कि डील करता है रॉबरी से रिगार्डिंग। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 391 जो कि डील करता है डेकॉइटी से, डकैती जिसको कहते हैं हिंदी में। जब कोई रॉबरी 5 लोग मिलके कमिट करते हैं तो उसको डेकॉइटी माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और डेकॉइटी की एक और खासियत है कि डेकॉइटी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 403 जो कि बात करता है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे कि आपने कोई, मेरे पास एक कट्टा था, आप मानिए कि आटा या दाल का कट्टा था, आप उसको उठा के ले गए, ठीक है, पर आपको लगा यही था जब आपने इस दाल के कट्टे को या आटे के कट्टे को उठाया कि वो आपका ही है। जब आप उसको ले गए तो इसको थेफ्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको यही लगा था कि वो जो आटे का कट्टा है वो आपको ही बिलोंग करता है। पर बाद में आपको पता लगता है कि नहीं, ये मेरा नहीं है, तो दिव्यांशु का है, और उसके बावजूद भी आप उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो उस केस में माना जाएगा कि आपने मेरी प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया है, क्योंकि आपको पता था कि अब वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, फिर भी आप उसका इस्तेमाल करते रहे, तो आप डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए चार्ज हो जाएंगे अंडर सेक्शन 403। अगला है सेक्शन 405 जो कि डील करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जैसे कि मैंने आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी दी कि भाई मैं आऊंगा तो मैं उस प्रॉपर्टी को आपसे वापस ले लूंगा, इतने समय के लिए आप उसको सुरक्षित रख लो अपने पास। और आप क्या करते हैं कि जब मैं आता हूं और अपनी प्रॉपर्टी मांगता हूं तो मेरे को पता लगता है कि आपने तो ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी बेच दी, उसको इस्तेमाल कर लिया, तो उस केस में क्या माना जाएगा कि आपने मेरे ट्रस्ट को ब्रीच किया है और उसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। जैसे कि आप कोई विल बनाते हैं और आप एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट करते हैं, एक एडवोकेट को अपॉइंट करते हैं कि भाई आप क्या काम करना कि जब मैं मर जाऊं तो इस विल के मुताबिक मेरी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देना मेरे बच्चों के बीच में। पर आप उस विल को अपने लिए इस्तेमाल करते हुए कुछ उस विल को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि वो प्रॉपर्टी आपके पास आ जाए सारी, तो उस केस में माना जाएगा कि आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। अगला है दोस्तों सेक्शन 425 जो कि डील करता है मिसचीफ से रिगार्डिंग। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी थी, अब आपने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को जला दिया या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे कि दूसरे बंदे को, जो उसका ओनर है, उसको रॉन्गफुल लॉस हो जाए, तो उसको बोला जाता है मिसचीफ। और अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें आप और वो दूसरा बंदा जॉइंट ओनर है, आप भी उसके वन ऑफ द ओनर्स हैं, पर आप उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे कि दूसरे वाले को लॉस हो, तो उस केस में भी आपके खिलाफ मिसचीफ का केस चल सकता है। अगर आप खुद भी ओनर है उस केस में भी मिसचीफ के लिए आप लायबल किए जा सकते हैं। अगला है दोस्तों सेक्शन 441 जो कि डील करता है क्रिमिनल ट्रेसपास से। ट्रेसपास एक टॉर्ट भी माना जाता है और आईपीसी के अंतर्गत भी क्रिमिनल ट्रेसपास होता है अंडर सेक्शन 441। किसी ट्रेसपास को क्रिमिनल ट्रेसपास तब माना जाता है जब आप किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाएं, पर आपका इंटेंशन क्या हो, उसको धमकाने का या फिर उसको अनॉय करने का, या फिर कोई भी गलत इंटेंशन, कोई भी गलत धारणा के साथ अगर आप उसकी प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं, उसको मारना, उसको परेशान करना, उसको धमकाना, तो उसको क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाता है। ट्रेसपास एक टॉर्ट भी है और आईपीसी में भी कवर्ड है। या फिर ऐसा हो कि आप प्रॉपर्टी में तो घुस गए, जब आपको, जैसे मैं गेस्ट था, किसी ने मुझे बुलाया अपने घर पे, मैं घुस गया, कुछ समय के लिए रहा, पर जब उसने कहा कि अब जाओ घर से, तो मैं उसको परेशान करने लगा और उसके घर से बाहर ही नहीं जा रहा, तो माना जाएगा कि मैंने क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट किया है। दोस्तों सेक्शन 497 ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि डील करता है एडल्ट्री से। एडल्ट्री अब एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है पर एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है। तो आपको जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बारे में पता होनी चाहिए, इस सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, और एडल्ट्री अब एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 499 जो कि डील करता है डिफेमेशन से। जब आप कुछ ऐसा पब्लिश करें ओरली या फिर इन रिटन फॉर्म जिससे कि दूसरे बंदे की जो इज्जत है समाज में उसको धक्का लगे, दूसरे लोग उसके बारे में बुरा भला सोचें, पर बात क्या है कि आपको पता होनी चाहिए कि ये जो बात आप पब्लिश कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं है, वो बंदा चोर नहीं है, और फिर भी आप छाप रहे हैं भाई वो चोर है, तो उस केस में आप डिफेमेशन के लिए लायबल हो जाएंगे। दोस्तों ये सारे सेक्शन मैंने अभी जो एक्सप्लेन किए हैं वो काफी ब्रीफ में एक्सप्लेन किए, बस आपको बताने के लिए कि ये सेक्शंस आपको कवर करके जाने हैं जब आप किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।